हेलो स्टूडेंट्स, विनीता's हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 की पुस्तक हितिज का पाठ नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया का सारांश पढ़ेंगे। यह एक रिपोर्टाज है जिसमें लेखिका चपला देवी ने सन 1857 के असफल विद्रोह के बाद होने वाली एक मार्मिक घटना का चित्रण किया है। इस पाठ की मुख्य पात्र है देवी मैना, जैसा कि इसके शीर्षक से ही पता चल जाता है। तो कौन थी ये देवी मैना, कौन थे नाना साहब और क्यों भस्म किया गया इनकी पुत्री को? आइए पढ़ते हैं इस बारे में विस्तार से। लेट्स स्टडी नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी लेखिका चपला देवी का जीवन परिचय। चपला देवी का जन्म स्थान बिहार था। इनका जन्म सन 1914 को हुआ था और मृत्यु 27 अप्रैल 2001 को। जीवन परिचय के बाद अब पढ़ते हैं पाठ परिचय। 1857 के विद्रोह में स्वतंत्रता पाने और उसकी रक्षा के लिए हजारों वीरों ने कुर्बानियां दी। इस पाठ में नाना साहब की पुत्री मैना देवी के बलिदान की कहानी है, जिसे अंग्रेजों ने नाना साहब को न पकड़ पाने के बाद प्रतिशोध स्वरूप जलती आग के हवाले करके अपनी क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर दी थी। तो अंग्रेजों ने जब नाना साहब को नहीं पकड़ पाए तो बदले के लिए उनकी बेटी मैना देवी, जो कि उनकी दत्तक पुत्री थी, गोद ली हुई पुत्री, उसे आग के हवाले कर दिया, जिसकी उम्र मात्र 13 या 14 वर्ष ही थी। तो ये छोटी नन्ही सी क्रांतिकारी ने अपना बलिदान दिया था। इसी के बारे में पढ़ते हैं आगे विस्तार से। यह घटना है सन 1857 के बाद की। सन 1857 में भारतीयों ने अंग्रेजों के विरुद्ध या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक विद्रोह प्रारंभ किया था, जिसे हमारे इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। इस विद्रोह में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध एक कदम उठाया था, जो कि पूरे देश में करीब करीब एक साथ ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था। हर जगह से, हर रियासत से कई लोग जुड़े इस विद्रोह में, जैसे कि मंगल पांडे, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और भी कई बड़े बड़े क्रांतिकारी। उन्हीं क्रांतिकारियों में एक थे नाना साहब, जो कि कानपुर रियासत के बिठूर के शासक थे। बहुत ही महान योद्धा थे ये। इन्होंने अंग्रेजों को खूब क्षति पहुंचाई, उनकी छावनियों को नष्ट कर दिया, उनके सैनिकों को मार गिराया। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किए, परंतु अंग्रेजों के पास शक्ति अधिक थी, उनके पास साधन ज्यादा थे। जिस तरह से अंग्रेजों के पास तोपें थी, जैसे उनके सैनिक संख्या में अधिक थे, उतने तरह की सुविधाएं नाना साहब के पास नहीं थी। इस कारण यह विद्रोह असफल हो गया। तो कानपुर में यह विद्रोह असफल होने के बाद नाना साहब को वहां से भागना पड़ा। अगर वे नहीं भागते तो शायद अंग्रेज उन्हें पकड़ लेते और वे आगे क्रांति में अपना सहयोग नहीं दे पाते। इसीलिए देश के लिए ही वे वहां से भाग खड़े हुए और जल्दी जल्दी में अपनी पुत्री मैना देवी को अपने साथ नहीं ले जा सके, जिसे बाद में अंग्रेजों ने इस विद्रोह को खत्म करने के बाद या शांत करने के बाद अग्नि में भस्म कर दिया। अंग्रेजों ने मैना देवी को किस तरह भस्म किया, उन्हें किस तरह से पकड़ा, यह वर्णन अगर कोई देखे या पढ़े तो चाहे वो कितना ही पाषाण हृदय क्यों न हो, कितना ही कठोर हृदय का क्यों न हो, उसका हृदय पिघल ही जाएगा। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में आगे, किस तरह से मैना देवी पकड़ी गई। विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सेना ने कानपुर में भीषण हत्याकांड किया। वहां पर मारकाट की लूटपाट मचाई और इसी लूटपाट में वे नाना जी के महल में भी पहुंच गए।
इस अपेक्षा में कि वहां बहुत सारी संपत्ति हाथ लगेगी, हम उसे लूट लेंगे। परंतु उनके हिसाब से वहां पर ज्यादा संपत्ति उनके हाथ नहीं लगी। अंग्रेजों ने वहां नाना को न पाकर उनका महल भी तोपों से उड़ाने का निश्चय किया। उन्होंने सोच लिया कि नाना न मिले तो ना सही, परंतु हम इस महल को अब नहीं छोड़ेंगे, उनके इस महल को ही उड़ा डालेंगे। जिस महल को अंग्रेज उड़ाना चाह रहे थे, नष्ट करना चाह रहे थे, उसी महल को कोई था जो कि बड़े ही प्रेम भरी नजरों से देख रहा था। वो कौन था? वह था नाना जी की पुत्री मैना देवी। वह बरामदे में आई। उसे आशंका हुई कि इस मकान को नष्ट किया जा रहा है, इसलिए उसने बड़े दुखी स्वर में अंग्रेज सेनापति से उस मकान को नष्ट नहीं करने का अनुरोध किया। उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इस मकान को खत्म न करें, उसे नष्ट न करें, क्योंकि आपका शत्रु तो वह है जो आपके खिलाफ शस्त्र उठाता है। ये मकान तो मात्र एक जड़ पदार्थ है, तो आप इससे नाराज क्यों हैं? इसे क्यों खत्म करना चाहते हैं? सेनापति ने बताया कि उसे नाना से संबंधित सभी वस्तुओं को नष्ट करने का निर्देश है। उन्हें ऑर्डर मिला है कि वे नाना साहब से संबंधित सभी चीजों को खत्म कर दे, अतः उन्हें यह मकान भी नष्ट करना ही होगा। जब मैना देवी ने यह सुना तो उन्हें लगा कि यह उनका अनुरोध विफल हो गया है, उनकी ये रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी। तब नाना साहब की पुत्री मैना ने एक अलग तरह से अनुरोध किया। उन्होंने अंग्रेज सेनापति हे को याद दिलाया कि मैं आपकी दिवंगत पुत्री मैरी की सहेली हूँ। दिवंगत से तात्पर्य होता है जो कि अब मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है या जो अब मर चुकी है। तो वह सेनापति हे को बताती है मैना देवी कि मैं आपकी पुत्री मैरी की सहेली हूँ और हम दोनों साथ में खूब खेले कूदे हैं। उस समय आप भी यहाँ आते जाते थे और आपकी पुत्री का लिखा एक पत्र अभी भी मेरे पास है। हम आपस में इतनी खास सहेलियां थी। ये चित्र में दर्शाया भी गया है। ये मैना देवी है और ये उनकी सहेली मैरी है। तो हे को वह याद दिलाती है उसकी दिवंगत पुत्री के बारे में। यह सुनकर हे पहचान लेते हैं कि अरे हाँ, यह तो नाना साहब की पुत्री मैना ही है। उसके बाद में जनरल हे कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार की आज्ञा को वह टाल नहीं सकते हैं। वे स्वयं तो चाहते हैं कि ये मकान बच जाए, परंतु क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी से भी प्रेम होता है और वह ब्रिटिश सरकार की आज्ञा को टाल नहीं सकते, इसीलिए वे खुद परेशान हो जाते हैं। वे ये भी कहते हैं इस मकान की रक्षा के लिए वे अवश्य प्रयास करेंगे। जब इन दोनों की यह बातचीत हो रही होती है, उसी समय वहां प्रधान सेनापति जनरल आउट्रम आ गया और उसने अब तक नाना का महल नहीं गिराने का कारण पूछा। सेनापति जनरल आउट्रम एक क्रूर हृदयी इंसान था। उसने पूछा कि तुमने अब तक ये महल क्यों नहीं गिराया? जनरल हे ने आउट्रम से कहा कि आप इस मकान को बचा लीजिए, इसे नष्ट न करें। जो अनुरोध मैना देवी ने किया था वही अनुरोध लेकर अब सेनापति हे आउट्रम के पास गए थे। आउट्रम ने इसे असंभव बता दिया कि यह ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि इसके लिए गवर्नर जनरल की अनुमति नहीं है। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। तो इस तरह से आउट्रम ने हे को यह बता दिया कि गवर्नर जनरल जब तक परमिशन नहीं देंगे तब तक ऐसा संभव नहीं है। हे को यह बात समझ आ गई कि अब इनसे कहने से फायदा नहीं है, तो क्यों न सीधा उन्हीं से बात की जाए गवर्नर जनरल से। इसीलिए उन्होंने इस मकान को बचाने के लिए ऐसा संबंधी पत्र गवर्नर जनरल के पास भेज दिया, एक रिक्वेस्ट लेटर उनके पास भेज दी। परंतु आउट्रम का मकान गिराने और मैना की गिरफ्तारी की इच्छा जानकर हे वहां से चला गया, परंतु मैना तो कहीं छुप गई थी। इसके बाद
अंग्रेज सैनिकों ने महल का फाटक तोड़ा। महल का फाटक तोड़कर वे महल में घुस गए। पूरे महल में लूटपाट की और मैना को भी ढूंढा, परंतु उन्हें वह मैना वहां पर कहीं नहीं मिली। जब हे ने यह रिक्वेस्ट लेटर लॉर्ड कैनिंग के पास भेजा, जिसका जवाब शाम तक आया। शाम के समय तक लॉर्ड कैनिंग ने जवाब भेजा कि नाना का प्रत्येक स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए। स्मृति चिन्ह वह होता है जो किसी की हमें याद दिलाता है। तो यहाँ मैना देवी और उस मकान दोनों को ही नष्ट करने का निर्देश था। इसके बाद घंटे भर में तोप के गोलों से महल को ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद ब्रिटेन से एक फेमस अखबार निकलता था। उस अखबार का नाम था टाइम्स। तो टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को एक लेख छापा गया और उस लेख में नाना साहब की बुराइयां लिखी गई थी। उसमें ऐसा लिखा कि कानपुर में भीषण हत्याकांड करने वाले नाना से बदला लिया जाना चाहिए। लेख में लिखा था कि नाना पर दया दिखाना हास्यास्पद है। इसके आगे उन्होंने जनरल हे पर भी आरोप लगाया कि जनरल हे लगता है कि बुढ़ापे में उस महाराष्ट्रीयन कन्या पर मोहित हो गया है, क्योंकि हे उनके मकान को बचाना चाहते थे और मैना देवी को बचाना चाहते थे। तो लेख में बताया गया, इस तरह से दिखाया गया कि हे एक तरह से इस कन्या पर मोहित हो गए हैं। नाना साहब का कोई भी संबंधी जहां कहीं मिले उसे मार डाला जाना चाहिए। नाना की पुत्री को हे के सामने ही फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। उस समय तत्कालिक समाचार पत्रों में नाना साहब के बारे में इस तरह की दकियानुसी बातें लिखी जा रही थी। उस लेखों में क्रांतिकारियों के विरुद्ध घटनाओं का वर्णन किया जा रहा था, जो कि पूर्णतः गलत था। इससे जो मूलतः अंग्रेजी पाठक थे वे और नाना साहब पर भड़क रहे थे और वे उनके लिए यही चाहते थे कि उनकी पुत्री को, उनके घर को, सबको नष्ट कर दिया जाना चाहिए। इस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखानी चाहिए। सितंबर माह की अर्धरात्रि में, आधी रात थी, सितंबर का महीना था, तो वहां पर एक बालिका उस टूटे फूटे मकान में बैठी रो रही थी और पास में ही आउटरम की सेना के कुछ सैनिक वहां बैठे थे। उन्होंने उस लड़की के रोने की आवाज सुनी और वहां पर उसके पास आ गए। वह उनसे कई प्रश्न पूछ रहे थे कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, क्यों रो रही हो, परंतु उस बालिका ने रोने के अलावा किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो अपने पिता के महल के उस टूटे हुए टुकड़े पर बैठी रो रही थी। उसी समय जनरल आउटरम वहां आ गए। उन्होंने उस लड़की को रोते हुए देखा और देखते ही तुरंत पहचान लिया कि अरे यह तो मैना है, नाना साहब की पुत्री, और मैना को गिरफ्तार कर लिया। जब मैना को गिरफ्तार किया गया तो मैना ने उनसे कुछ देर का समय मांगा कि आप मुझे कुछ देर के लिए अनुमति दो, मैं अपने इस पिता के महल के पास बैठकर थोड़ी देर और रोना चाहती हूँ, जिसमें मैंने मेरा बचपन बिताया है, उसको टूटा हुआ देखकर मेरा दिल टूट रहा है। यहाँ मैं रोकर अपने दिल को हल्का करना चाहती हूँ। लेकिन पाषाण हृदय, कठोर हृदय, पत्थर के समान दिल वाले आउटरम ने इसकी अनुमति नहीं दी। उसे बिल्कुल भी उस पर दया नहीं आई, उस छोटी सी बच्ची पर, और उसे कैद करके कानपुर ले गए और वहां कानपुर के किले में ले जाकर मैना को आउटरम ने बंद कर दिया और उसे तरह तरह की यातनाएं दी, उस पर जुल्म ढाए अत्याचार किए। उन्हें खाना भी नहीं दिया गया, इवन पानी के एक बूंद तक के लिए भी उन्हें तरसाया गया, परंतु उस छोटी लड़की ने इस पर भी उफ तक नहीं किया। प्रश्नों के उत्तर न देने के बाद में आउटरम इनसे और अधिक नाराज हो गया और अधिक खफा हो गया। उसने गुस्से में आकर मैना को एक पेड़ से बांध दिया। ये जो यहाँ पिक्चर में एक पेड़ दिखाई दे रहा है, ये वास्तविक वही पेड़ है
जो आज भी नाना साहब म्यूजियम में संरक्षित है। इसी पेड़ के नीचे आउटरम ने मैना को बांध दिया और फिर से उसे यातनाएं दी और प्रश्न पूछे कि नाना साहब कहाँ हैं, तुम्हारे और सैनिकों का पता दो, तुम्हारे अगली क्रांतिकारी का क्या कदम है। परंतु मैना ने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इससे आउटरम को और अधिक गुस्सा आ गया। उन्होंने मैना से कहा कि देखो, तुम हमें जवाब दे दो तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। परंतु इसने हंस के इनकी बात को टाल दिया। आउटरम को और अधिक गुस्सा आया। फिर उन्होंने इनके चारों तरफ लकड़ियां लगाकर आग लगा दी और इन्हें जिंदा जला डाला। इसके बारे में भी जनता को जानकारी तब मिली जब एक महाराष्ट्रियन इतिहासकार महादेव ने अपने समाचार पत्र बाखर में लिखा था कि कल कानपुर के किले में भीषण हत्याकांड हो गया। नाना की पुत्री मैना को धधकती आग में जलाकर भस्म कर दिया गया। उस अनुपम बालिका को जलता देखकर सब ने देवी समझकर उसे प्रणाम किया। तो स्टूडेंट्स, इस पाठ से हमने जाना कि वह छोटी बालिका मैना देवी कितनी साहसी और निडर थी। उनके इस बलिदान से कितने लोगों को देशभक्ति की प्रेरणा मिली। यह पाठसार यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। वीडियोस को लाइक और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।